नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शामनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपावत दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर परिसर में 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक में भाग लिए। वहीं भावी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट में आए स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी द्वारा किया गया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम धामी ने की है। तो आपको बता दें, चंपावत दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात सीएम धामी ने दी है और करीब 10 योजनाओं का लोकार्पण सीएम ने किया। संभागीय निरीक्षक जो कार्यालय था यहाँ पर परिवहन का लंबे समय से इस क्षेत्र में जरूरत थी, मांग थी और इसके कारण से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके खुल जाने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने काम करवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर के पास ही ये सुविधा हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम हो गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन सीएम कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के विकास के लिए 4,884 लाख रुपए की 10 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की और जिले के लिए तैयार की जा रही भावी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित संभागीय निरीक्षक कार्यालय का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। दस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी द्वारा किया गया। सांसद समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे, पदाधिकारी वहां पर शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने संवाद भी की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो सीएम धामी का चंपावत दौरा और 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास से सीएम धामी द्वारा किया गया और सांसद समेत कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र खटीमा में पहुंचे। उन्हें उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन थारू विकास भवन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महात्मा गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के आगे दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष एसके सेन और संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू मेहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति द्वारा मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के समस्याओं के निवारण के लिए समिति द्वारा बनाया गया। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 8 सूत्रीय मांगों के हमसे संभव हो पाएगा। SC/ST समाज के उद्धार के लिए हम वो कार्य करेंगे। तो गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे सीएम धामी अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तो मांगे पूरी करने का भी आश्वासन सीएम धामी द्वारा दिया गया।
कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं। पीसीएस मेन का जो एग्जाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी वही खबर देहरादून से है, जहां चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी जल्द ही कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि बीजेपी संगठन स्तर पर दायित्वों को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा और उन पर कार्यवाही भी होगी। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि पार्टी की अनुशासन समिति ने ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ, आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुंचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण केंद्र अभियान को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में प्रदेश के 152 सदस्य शामिल हुए और इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बूथ सशक्तिकरण की प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूती के गुण सिखाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनने जिस पर विचार मंथन किया जाएगा। साथ ही शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी पढ़ा जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई। प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए, हमारे सीनियर नेतृत्व आया हुआ है। दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ केंद्र पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने, सारे विषय चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र की उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्यसभा उपलब्धियों के विषय को भी वहां पर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप किस रूप में हो, कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करने वाले। तो पार्टी विरोधी काम में संलिप्त हो, बीजेपी के अंदर दायित्व मिलता है। पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उस पर सब डिस्कशन होगा और काफी चर्चा हो चुका माननीय। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जानकारी थी। इसके साथ ही पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग में बेहतरीन किए जाने को लेकर विभिन्न सुझाव मांगे। इस दौरान हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जल्द ही पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच के पर्चे का एक ही रेट रखने जा रही है और रोगी कल्याण समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसमें विधायक की अध्यक्षता में हर क्षेत्र में 2 महीने में एक बैठक का आयोजन होगा, जिसमें छोटी से छोटी कमियां दूर की जाएंगी। सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड राज्य में काफी इनोवेटिव काम चल रहा है। चाहे डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सों के हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के बारे में हो, हम लोग रात दिन जो है ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। आज हल्द्वानी में एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम प्रेस के साथ रखा गया है। यह हर जिलों में हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें लगभग 57 सुझाव प्रेस के द्वारा हमारे विभाग को मिले और मैं आप लोगों को ये आश्वासन देके जा रहा हूं कि जो जो सुझाव आपने दिए हम इस पे जरूर अमल करेंगे। और मेरा भी एक सुझाव आपके प्रति है कि आप भी हमारे हॉस्पिटलों में जरूर एक दौरा करिए, जो जो अच्छाई है वो भी आप देख आइए,
जो जो वहाँ और करने लायक है वो भी आप मुझे जरूर बताएंगे। और फिर हर 2-2, 3-3 महीने में मैं प्रेस के साथ में एक इस संवाद के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उत्तराखंड वापसी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिन पर विराम लगाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया कर्मियों के सामने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि वे अब सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। महाराष्ट्र से राज्यपाल पद के इस्तीफे के बाद जब से भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आए हैं तभी से भगत सिंह कोश्यारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही है, लेकिन पूर्व राज्यपाल ने सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए कहा है कि वह सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं, उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मेरे को अगर पावर सेंटर ही बनना होता तो 12 करोड़ की जनता वहां राज्यपाल को 10 प्रदेश ऐसे जिनके राज्यपालों को बहुत अधिक अधिकार है और उसके माध्यम से मैंने उनका भला भी किया है, तो वहां जो इतना बड़ा राज्य छोड़ करके कि या तुमको कि पावर सेंटर बनने के लिए आता हो, यहाँ के पावर हाउस वैसे बहुत तगड़े हैं, सबको एरी वाले दिल्ली तक, देहरादून तक पानी, क्या उत्तर प्रदेश तक पानी दे रहे हैं, इसलिए मेरे पावर सेंटर बनने की कहाँ बात है। जब पावर को छोड़ के आया हो, पावर सेंटर काहे को बनोगा, काम का सेंटर बनोगा। उस काम से अगर प्रदेश के कोई पावर बढ़ेगी तो पावर पुष्कर जी को भी फायदा देगी, मुख्यमंत्री को भी फायदा देगी, देश को भी फायदा देगी। मुजफ्फरनगर में हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजे 7 शक्ति सिंह ने 28 वर्ष पुराने रामपुर तिराहा कांड के मामले में आज सुनवाई की, जिसमें कोर्ट में पेश न होने पर 23 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि 1 अक्टूबर 1994 को रात के समय उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। आरोपी की पुलिस ने उत्तराखंड गठन की मांग कर रहे लोगों पर फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। महिलाओं के साथ ज्यादती करने का भी पुलिस पर आरोप था। 30 वर्ष पूर्व रामपुर तिराहे में जो घटना घटी थी, निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी। उसी संदर्भ में कोर्ट ने 23 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। विक्रम सिंह एक पुलिस कर्मचारी जिसको कि कुर्की संपत्ति के आदेश किए हैं। खुशी की बात यह है, देर से सही मगर न्याय कोर्ट से मिलने की उम्मीद है। 3 मार्च को अब क्या फैसला आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर उत्तराखंड क्रांति के नेता होने के नाते हमें पूरी उम्मीद है कि जिस केस को सत्ताओं ने दबाने का प्रयास किया, उम्मीद कोर्ट से जगी है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि कोर्ट जिस दिन इसमें अपना फैसला देगी उस दिन उत्तराखंड के शहीदों को शांति मिलेगी। देखिए, मुजफ्फरनगर की जो घटना है राज्य आंदोलन के दौर का सबसे विभत्स कांड रहा है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के मन में, उत्तराखंड की मातृशक्ति और प्रदेश की जनता के मन में आज भी वो घाव तरोताजा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर उस दिन अत्याचार हुआ था और आज तक उनके दोषियों को सजा नहीं हुई है। देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से न्यायालय ने जो इस पर समन जारी करे हैं, जो बिल्कुल लगातार आप देखिए कि किस प्रकार न्यायालय की अवमानना करते रहे। उत्तराखंड 42 से ऊपर शहादत देने के बाद इस राज्य का गठन हुआ था। निश्चित रूप में ये आदेश उन परिवारों को एक मरहम लगाने का काम करेगा और राज्य आंदोलनकारी मंच जिस प्रकार से लगातार शहीदों के लिए न्याय मांगने की बात करता रहा है, सरकार से गुहार लगाता रहा है और व्यक्तिगत रूप से हम लोग तमाम जो अधिवक्ताओं के साथ भी नैनीताल से लेकर तमाम हमारे राज्य इलाहाबाद तक उसमें जो है गुहार लगा रहे हैं। लेकिन न्यायालय का मामला है, जमानत भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी, तो न्यायालय की पद्धति का अंग है और क्योंकि दुखद घटना थी, इसको स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि कानून अपना काम करेगा उसमें। नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र में रैली निकाली। इस दौरान विधायक रेणु बिष्ट भी रैली में शामिल हुई। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं व्यापारियों ने जगह जगह रैली पर पुष्पवर्षा का स्वागत किया और साथ ही विधायक का मालार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक रेणु बिष्ट ने कहा है, नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री धामी का एक ऐतिहासिक फैसला जो दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश करेगा। भविष्य में इस कानून की बदौलत युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा।
धन्यवाद रैली माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए सभी यहाँ पे आए। हम लोग पूरी यमकेश्वर की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो नकल विरोधी कानून बनाया, वो कानून इतना अपने आप में ऐतिहासिक कानून है। अभी नहीं, इसका भविष्य में हमारे जो होनहार बच्चे, उनके लिए जो ये कानून बना है, तो वो एक मिसाल है और ऐतिहासिक कदम है। खबर हरिद्वार से, जहां एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। बता दें कि सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ औपचारिक तौर पर निरीक्षण हुआ है। निरीक्षण के दौरान अजय सिंह ने कोतवाली के महत्वपूर्ण अभिलेखों, कर्मचारियों, मेस और शस्त्रागार का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई और सभी रजिस्टर को अपडेट करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं मालखाना निरीक्षण के दौरान कुछ माल काफी समय से लंबित पाया गया, जिसके संबंध में मालखाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को उक्त के निस्तारण के लिए तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश किए गए। वार्षिक निरीक्षण सभी अधिकारियों के लिए हर थाना क्षेत्रों में अपने अपने शाखाओं का रहता है। उसी के क्रम में आज रानीपुर कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अभी वहां की साफ सफाई और जो व्यवस्थाएं उनको देखा गया, रजिस्टर आदि को चेक किया जा रहा है और जो भी कमियां रहेंगी निरीक्षण में उसको पूर्ति के लिए बताया जाएगा कि उसे पूरा किया जा सके। जो ये एक बेसिकली एक पुलिस की रूटीन होती है, जिससे कि रिकॉर्ड्स थाने के मेंटेन रहे, कोई कमी न रहे, मालखाना में कैसे माल रखे गए हैं। रुड़की में हुए पटाखा अग्निकांड मृतकों के परिजनों ने शासन प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गुरुवार की देर शाम कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता अग्निकांड में मृतक युवकों के परिजनों के घर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद देने का भी आश्वासन देते हुए सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और वह पीड़ित परिवार के साथ है। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस कारण स्थानीय लोगों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही घटना में मृतकों के परिजनों ने शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की गई। तो आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों ने गुहार लगाई है न्याय की और प्रशासन से भी गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो पटाखा अग्निकांड मामले में कार्रवाई की मांग की गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की गई है और न्याय की गुहार पीड़ित परिवार लगा रहा है। देखिए, परिजन बहुत पीड़ा में है और परेशान है कि जिसका घर में से चिराग उड़ जाता है वो बहुत परेशान रहता है। उनका क्या करे, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक की कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई है, ना किसी को गिरफ्तार किया गया है। हमारी और सबकी पड़ोस वालों की सबकी यही डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा को हत्या हुए 4 दिन हो चुके हैं और पुलिस ने अब तक के कोई कार्रवाई नहीं की है और उनके खिलाफ मुकदमा भी हो चुका है और एक भी अब तक के गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये चाहता हूं कि उनमें से एक ना एक 2 जितने भी हैं वो सब गिरफ्तार हुए और मेरे बच्चों को मेरे इंसाफ मिले। लगातार लोग आ रहे हैं, शाबाशी दे के जा रहे हैं, लेकिन मैं तन्हा अकेले में रात को बैठ के रोता हूँ। मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है, मेरी सारी दुनिया सारी दौलत सब चली गई। मुझे ये नहीं पता कहना क्या है, करना क्या है। मेरे ख्याल से जो दाना है उसमें बनती है वही दाना है भी लिखी गई 308। खबर हल्द्वानी से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते पुलिस ने डाक पार्सल वाहन से शराब का जखीरा पकड़ा है। बताते काठगोदाम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब की 62 पेटियां जब्त की, जिसमें कुल 1202 अवैध शराब की बोतल थी। अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो कि डाक पार्सल वाहन से शराब की सप्लाई करने जा रहा था। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पंजाब से लाई गई यह अवैध शराब 4 लाख रुपए से अधिक कीमत की है।
मैं सुनील, ये झज्जर का रहने वाला है, हरियाणा का बेसिकली, और ये पंजाब से शराब लाता है भारी मात्रा में। इसके पुलिस के पास पहले से जो है इस पे पुलिस काम कर रही थी, तो इसमें एसओजी और पुलिस काठगोदाम पुलिस द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें खेड़ा के पास जो है ये गाड़ी रोकी गई। इसमें डाक पार्सल लिखा हुआ था। इससे जब कागज मांगे गए तो इसके दिखाने में असमर्थता इसने व्यक्त की, तो पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने पूरी गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें 1202 बोतलें शराब की मिली हैं, जिसकी अनुमानित लागत 4 लाख से ऊपर है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या शुक्रवार को हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम पहुंची थी, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जहां आयोजकों ने खेल मंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका परिचय लिया व उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए हरिद्वार के लोगों को पहली बार बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें भी अपने खेल को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने साथ ही कहा है कि बास्केटबॉल वह खेल है जो हमेशा आपका मनोरंजन करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको इसे अधिक से अधिक खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रतियोगिता 24 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में ओएनजीसी, ईस्टर्न रेलवे, आर्मी ग्रीन, राजस्थान पुलिस, सीआईएसएफ दिल्ली, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ आर्मी की नामचीन टीमें भाग ले रही हैं। तो खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार काफी गंभीर है और इसी को लेकर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसमें मंत्री रेखा आर्या पहुंची थी और रेखा आर्या ने कहा कि ये सभी लोगों को प्रेरित करने का काम करेगा। ऐसे टूर्नामेंट्स खिलाड़ियों के मनोबल को हौसला देगा। तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जहां रेखा आर्या ने इसका शुभारंभ किया था, जिसके बाद खेल और खिलाड़ियों के प्रति सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ इसी को लेकर किया गया, जहां मंत्री रेखा आर्या ने इसका शुभारंभ किया। निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं होना बहुत आवश्यक है और खेल प्रतियोगिताएं लगातार समय दर समय पर होते रहने से निश्चित रूप से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा बहुत कुछ सीख के जाते हैं और साथ साथ में अपने स्टेट की भी जो है वो ब्रांडिंग होती है, उसकी क्षमताएं जो है वो निखर के आती है। तो हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन, चाहे वो बास्केटबॉल के हों, फुटबॉल के हों या हॉकी के हों, हमारी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता विभिन्न राज्यों आए हुए कर्मचारी हैं अथवा किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अधिकारी श्री मनीष दत्त जी का, डॉक्टर मनीष दत्त जी का, जिन्होंने 3 राजनीतिक। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।